संघ को समझना, संघ को समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इतना कि जो चीनी का दाना पड़ा हुआ है उसको 4-6 चींटियां इकट्ठा होके अपने घर में ले जाती हैं तो समर संघ समझ में आ जाता है। और मुश्किल इतना कि चारों तरफ हो हल्ला मच रहा है, चारों तरफ मूवमेंट चल रही है और लोग इमोशनल होके उसमें रो रहे हैं, धो रहे हैं, उसमें लग रहे हैं, अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हैं और वो समझ में नहीं आता। तो समर संघ को बार बार समझाया जाता है और इसकी बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं और इतने सारे एंगल से, इतने सारे कोणों से, इतने सारे तरीकों से बताया जाता है, फिर भी कुछ लोगों के लिए असंभव है और कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है। ये उस समय भी चलता था जब सिद्धार्थ गौतम ने, यानी कि बुद्ध ने संघ के नियम बनाए और जब वो जाते थे सिखाने या लोग आते थे सीखने, तब भी ये बातें आती थी कि जिसको पल्ले पड़ गया एक बार में पल्ले पड़ गया और जिसको पल्ले नहीं पड़े जीवन निकल गया, उसे समझ में नहीं आया। अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी मेहनत और अपनी अपनी जरूरत। अगर आप देखोगे पूरे जीवन काल में संघ का जितना भी काम बुद्ध ने सिखाया, जितना भी लोगों ने सीखा, जितने भी निर्णय हुए, जितने भी निर्णय इंप्लीमेंट हुए, जितने भी डिस्कशन हुए और जितनी भी बातें हुई, आप देखोगे कि बुद्ध कभी भी न रोए न हंसे, ना वो कभी उदास हुए, ना वो कभी चंचल हुए। वो समता में रहते थे, समता का सिद्धांत। दुख आए, अकाल पड़े, किसी ने पत्थर मारे, ईंट मारे, तब भी बिल्कुल एक से। और कोई आके पैरों में फूल डाल रहा है, स्तुति गायन कर रहा है, तब भी एक से। ना स्तुति गायन से फर्क पड़ता था और ना जूते चप्पल और धूल फेंकने से उन पर फर्क पड़ता था। उनका कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन, कोई भी बात जो उन्होंने समझाई, कभी भाव में आके या इमोशनल होके नहीं समझाई। पूरे साहित्य में, पूरे त्रिपिटक में कहीं एक जिक्र नहीं है कि वो कभी रोए हों और एक जिक्र नहीं है कभी वो दांत फाड़ के हंसे हों या खिलखिला के हंसे हों। और मुदिता 24 घंटे रहती थी। मुदिता मतलब शरीर पे आपको, चेहरे पे, पूरे शरीर से आपको प्रसन्नता का भाव दिखाई देगा, पर दांत फाड़ के नहीं हंसे कभी और चीख मार के रोए नहीं कभी, उदास भी नहीं हुए और इतने बड़े बड़े काम कर दिए। ये जो हमारे लोग 2 मिनट में, 5 मिनट में कोई खबर देखी, कोई न्यूज देखी और उसके भाव में बह जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लोग उनको इन इमोशनल्स में बेच जाते हैं और उनको पता नहीं चलता, उनका सौदा हो गया। इसलिए बार बार बताया जाता है कि समझो, ये जो संघ है, जो समर संघ है, ये मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे महापुरुष, आपके दादा, आपके परदादा, आपके महापुरुष जो सिद्धार्थ बुद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ गौतम हैं और जो उनसे पहले के हमारे लोग हैं, उनके द्वारा बहुत छान छान के बनाया गया है। और जो लोग आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं, उन्होंने सारे सिद्धांत तो वहीं से लिए हैं। वो इमोशनल में आके कोई फैसला नहीं करते और वो एकल कोई फैसला नहीं करते, वो संघ में करते हैं। ये जो घटनाएं चलती हैं, हम बार बार बताते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पोर्टल पे बताते हैं, हम जाते भी हैं और जाके बातचीत भी करते हैं और बातचीत में बताते भी हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि सुनने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उनके दिमागों पे, उनके जो मन मस्तिष्क है, उस पे राग और द्वेष के ताले लगे हुए हैं। व्यक्ति सिगरेट पीते पीते, बीड़ी पीते पीते कब उसकी आदत में आ जाता है
तंबाकू खाते खाते कब उसकी आदत में आ जाता है, रात को सोने से पहले दूध पीते पीते कब उसकी आदत में आ जाता है कि उसको बिना दूध पिए नींद नहीं आती। कौन आदमी ऐसा जिसको बिना नहाए नींद नहीं आती, कोई कोई आदमी ऐसा जिसको बिना प्रसिद्धि बिना प्रशंसा की नींद नहीं आती, और जिसको पद पोस्ट का चस्का लग जाए उसको ये पता ही नहीं चलता कि वो पद पोस्ट ने कब उसको जकड़ लिया। जब छूटता है तो छटपटाता है। ऐसे ही जो फिल्मी कलाकार होते हैं उनको ये नहीं पता चलता कि प्रसिद्धि के समुद्र में उतर गए, इसका कोई साहिल नहीं, कोई किनारा नहीं, बस मरना ही है। इसलिए जब वो बूढ़े हो जाते हैं या बुढ़िया हो जाते हैं तो वो मुंह छिपा के घूमते हैं। जवानी में हमारे इतने जलवे थे, बुढ़ापे में लोग हमें प्रशंसा नहीं करेंगे, तो बूढ़ा तो होना है और जवान आने हैं, प्रकृति का नियम है। इसलिए जवानी में अगर समता में रहते तो बुढ़ापे में मुंह छुपाना ना पड़ता। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये समण संघ के संघों के बेसिक सिद्धांत हैं। अगर इनको आप सीखोगे नहीं तो आप जीत नहीं सकते। पूरे भारत में जो हमारे लोग हैं उन्होंने लगभग सारे तरीके अपना लिए हैं और सारे तरीके फेल हो चुके हैं जितने भी हैं, फिर भी लोग वही पुराने तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं। वो एकल चल रहे हैं, वो व्यक्तिवाद में चल रहे हैं। उनको लगता है कि 10-5 सभा करने से, 10-5 मीटिंग करने से, 10-5 जगह बुलाने से और वहां जो स्तुति गान होता है उससे वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। पूरी दुनिया में अगर व्यक्तियों को लिया जाए तो जो सबसे सफल व्यक्ति है उसका नाम है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। अकेला व्यक्ति है जो दुनिया में सबसे सफलतम रहा है, पर बिना संघ के वो भी सफल नहीं हो पाया। जो मोहम्मद मुस्तफा है एकल व्यक्ति हैं, पर जब तक सेना नहीं बनाई, जब तक वो बेईमानों से लड़ नहीं पाए। ईसा मसीह सफलतम व्यक्ति हो सकते हैं अकेले, पर जब तक उनके अनुयायियों ने उनको फैलाया नहीं, मरने के बाद कोई नहीं पूछता उनको। ये बार बार बताया जा रहा है कि व्यक्ति सफलता नहीं मिलती उसको, व्यक्ति की सफलता की गारंटी 0 है। व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इसलिए कोई आदमी जो आगे बढ़ता है वो कहता है कि मेरा समाज, मेरे लोग कहेंगे, तो लोगों और समाज के बिना सोच नहीं सकता, पर केंद्र में रहना चाहता है। समण संघ ने वो केंद्र खत्म कर दिया जो बीमारी की जड़ है, जो हमारी कमजोरी है। केंद्र को पकड़ के उखाड़ोगे तो पूरा पेड़ उखड़ के आ जाता है, पूरा संघ उखड़ के आ जाएगा, पूरा संगठन उखड़ के आ जाएगा, पूरी व्यवस्था उखड़ के आ जाएगी। इसलिए सेंटर होना ही नहीं चाहिए। ये संघों के सिद्धांत हैं कि संघों में सेंटर नहीं होता। जिसका सेंटर नहीं होता उसके खत्म करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, वो जिंदगी में खत्म नहीं हो सकता क्योंकि उसका केंद्र नहीं है। या इसको ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति केंद्र है। कहां तक खत्म करोगे? एक केंद्र खत्म करोगे, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। ये बातें इसलिए क्योंकि यहां पोर्टल पे 3-4 दिन से लगातार जो चर्चा चल रही है कि 22 प्रतिज्ञाएं हुई और उसमें एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम, मंत्री दिल्ली सरकार, उनके साथ ऐसा हुआ। कोई कहता है बहुत बढ़िया है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है वैसा है। तो एनालिसिस कर लेना चाहिए, और आप में एनालिसिस की क्षमता नहीं है तो उसको विकसित करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। कई बार हमें ऐसी स्थिति में फंसाया जाता है कि अगर हम हाँ करें तो भी परेशानी और ना करें तो भी परेशानी, और दोनों स्थितियों में नुकसान पूरे के पूरे समाज का और संघ का होता है। ये बात इसलिए है क्योंकि बार बार समण संघ में यह बताया जाता है कि 29 लाख संगठनों में सारे संगठन स्वयं शंभू हैं। आपसे पूछा नहीं गया। अगर नागपुर के अंदर किसी एक संगठन का नेता गिरफ्तार होने के लिए कमरे में पुलिस का इंतजार करता है तो उसका अपना डिसीजन है, सामाजिक नहीं है, समूह का नहीं है, पूरे लोगों से नहीं पूछा। वो व्यक्ति का एकल डिसीजन है, उसे गिरफ्तार होना है या नहीं होना है। कोई व्यक्ति अगर किसी दीक्षा भूमि पर जाता है या किसी पटना बोध गया में जाता है या कहीं महू में जाता है और वहां वो इमोशनल हो जाता है, उसके इमोशंस के भाव आ जाते हैं और वहां वो कोई प्रतिज्ञा करता है तो उसकी एकल प्रतिज्ञा है।
एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा है, एक व्यक्ति का कार्यक्रम है, एक व्यक्ति ने सोचा है और वो व्यक्ति अपनी सोच को आपके ऊपर दे रहा है और उसको अपनी कला पता है कि वो किस कला से आपको अपनी तरफ खींच सकता है। सबसे आसान कला होती है इमोशनल करने की। इस इमोशन वाली जो कला है, इसमें हमारा सब पूरा पूरा समाज बिक गया है, खत्म हो गया है, क्योंकि इमोशंस दिमाग को बंद कर देता है, सोचने की शक्ति को बंद कर देता है। इसलिए ये जो मेरे साथ में जो फोटो देख रहे हो आप, सिद्धार्थ गौतम का, बुद्ध का, इन्होंने सारे इमोशनल खत्म कर दिए भिक्खुओं के भी। अगर आप ध्यान देखोगे तो संघ के अंदर गायन नहीं है, गा नहीं सकता भिक्खु। संघ के अंदर लेप नहीं लगा सकता। संघ के अंदर किसी भी हालत में कोई इमोशनल काम नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, हंस नहीं सकता। किसी का मृत्यु भी हो रही है तो वहां आह भी नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों को डांटा जाता था, क्योंकि मृत्यु आनी है, जानी है। ऐसी कथाएं हैं बुद्धकालीन जातक कथाओं में कि खेत पे काम कर रहा है बाप बेटा, और जो उसकी बेटे की मां है वो, और खेत में काम करते करते सांप डस लेता है उस किसान के बेटे को, तो वहां पर किसान और उसकी पत्नी रह जाते हैं। तो वो पत्नी से कहता है कि जाओ और जाके इसकी बीवी को कहना कि आज से 3 लोगों का खाना बनाए, यानी 4 नहीं, एक मर गया और वो खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ आज से 3 लोगों का खाना बने। तो काम चल रहा है, जो मरना था वो मर गया। ऐसे ऐसे बिना इमोशन वाले लोग कामयाब रहे हैं जिंदगी में। इसलिए यहां जो काम चल रहा है पूरे पूरे देश के अंदर, इस काम को बार बार बताया जा रहा है पर समझ में नहीं आ रहा। एक दीक्षा होती है लखनऊ में और एक दीक्षा होती है दिल्ली में, दोनों एक साथ क्यों नहीं होती हैं? दोनों को करने वाले आपस में मिलते क्यों नहीं हैं? जब दोनों धर्म का काम करते हैं तो झगड़ा क्या है? आप अलग अलग क्यों करते हो? अलग अलग करोगे तो एक दूसरे की सपोर्ट में क्यों नहीं आते हो? क्यों सारे लोग एक साथ नहीं आते हैं? ये हमारे सवाल हैं समर संघ के, पर हम पूछना नहीं चाहते। इसलिए नहीं पूछना चाहते क्योंकि अभी थोड़ा पानी उथला है, अभी बाढ़ आई हुई है इमोशंस की, चारों तरफ लोग इमोशंस में हैं, उल्टा सीधा काम कर देंगे। हम नहीं भड़काना चाहते, पर हमारे जो यहाँ जो लोग हैं वो इमोशनल में भड़क जाते हैं। कहना कुछ और होता है, इमोशंस में आगे चले जाते हैं। तो समर संघ बार बार समझाता है आपको कि प्रसन्न करना सीखो भाई। हम 17 महीने से ये बात बता रहे हैं कि काम तुम करो, पर इकट्ठे होकर करो ना। पहला सवाल बनता है कि इकट्ठे क्यों नहीं होते हो? क्यों एक साथ नहीं आते हो? क्या दिक्कत है? अगर ये काम संघ के थ्रू करते, आप पहले संघ बनाते, पहले सिस्टम बनाते, पहले सब लोगों को इकट्ठा करते, लोगों की रजामंदी लेते, पूरे देश के लोगों से इसका रजामंदी लेते, स्वीकृति लेते। जैसे हम संघ में यहाँ होता है, हम कोई भी चीज करते हैं पहले उसको पास कराते हैं, यहां तक कि छोटा भी काम होता है वो भी पास होता है। तो सबकी सहमति होती है तो जिम्मेदारी सबकी होती है, तो सबको, फेलियर भी सबका है, और अगर वो काम सक्सेस होगा तो सक्सेस भी सबकी है। तो पूरे देश से सेंसस बनाते, पूरे देशों से बात करते, अकेले चलने की क्या जरूरत है? जब आप टक्कर ले रहे हो सामने संघ से, तो आपका संघ कहाँ है? ये सवाल बनते हैं, कोई पूछता नहीं, हम पूछते हैं। और जब मुसीबत आती है तो आप अकेले खड़े हो जाते हो, फिर आपको समाज में मदद चाहिए, समाज मदद ना करे तो आप कहोगे समाज गद्दार है। पर जब समाज को पूछने की बात आती है, आप समाज से पूछते नहीं। तो समाज में पहले देखो कि समाज को जहां आप खड़ा कर रहे हो दोराहे पे, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप उसे इमोशनल कर रहे हो, तो आप अकेले क्यों हो? आपको साथ चलना चाहिए, सबके साथ चलना चाहिए। आप सामाजिक काम कर रहे हो, ये प्राइवेट काम नहीं है, ये सामाजिक काम समाज की रजामंदी से होने चाहिए। जब पीछे की तैयारी नहीं है तो आगे क्यों बढ़ना? पहले पीछे की तैयारी कर लो। समझदार आदमी युद्ध में जब उतरता है जब उसकी पीछे बैकबोन तगड़ी होती है। आपको नहीं समझ में आती? आप अगर ध्यान से देखोगे तो उनका जो हमला है वो 22 प्रतिज्ञाओं पे नहीं है। 22 प्रतिज्ञाओं को कोई नहीं छू सकता। किसी माइक लाल में ताकत नहीं जो 22 प्रतिज्ञा को छूए। और बर्तन 22 प्रतिज्ञा और बड़ी हो गई, और अब बच्चे बच्चे के हाथ में आने वाली हैं, और कुछ समय बाद बच्चा बच्चा मोबाइल पे इनको गाएगा और इनको बोलेगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता पूरी दुनिया में, क्योंकि वो सच है।
और सच को आंच नहीं है, देर सवेर हो सकती है, इसलिए वो तो फैल गई, वो तो बढ़ गई। पर यहां जो झगड़ा है वो झगड़ा 22 प्रतिज्ञा का नहीं है। अगर 22 प्रतिज्ञा का झगड़ा होता तो ठीक ऐसी 22 प्रतिज्ञा जो 9 तारीख को कार्यक्रम हुआ है लखनऊ के अंदर, वहां एक भिक्खू ने दिलवाई है और यूपी के अंदर दिलवाई है। अगर 22 प्रतिज्ञा के ऊपर ही कोई केस होता, अगर 22 प्रतिज्ञा के ऊपर कोई बात होती, तो भिक्खू को यूपी में नोटिस मिलता, वहां उनको बुलाते, वहां उनसे पूछते कि आपने 22, और जबकि भिक्खू ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हाँ मैंने दी है, आओ यहां कौन क्या करता है। और पूरे देश में 22 प्रतिज्ञा पड़ी जाती है, हजारों लोगों ने पड़ी हुई है, यूट्यूब भरे पड़े हैं, पर 22 प्रतिज्ञा का झगड़ा नहीं है। आप रोज 22 प्रतिज्ञा बोलो, झगड़ा उनका पॉलिटिकल है। और कमाल आपको यह होगा कि पॉलिटिकल हेड से जो जो राजेंद्र गौतम की पार्टी का पॉलिटिकल हेड है, उससे किसी ने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, इसको कोई ध्यान नहीं देता, एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, एक पत्रकार नहीं गया वहां पे, एक टीवी वाला नहीं गया, ना बुलाया गया। वो बेसिकली तीर कहीं और है, निशाने पे कोई और है, और मारे गए जैसा कि हमारे लोग मारे जाते हैं हमेशा, कि जब भी युद्ध होता है आगे हमारे लोग होते हैं, मारे जाते हैं। तो भाई आपको अकल कब आएगी? फिर आपका दूसरी पार्टी के मुखिया से लेना देना क्या है? आपको ये समझ में आना चाहिए। भाई तुम्हारी पार्टी है क्या, तुमने बनाई क्या? उधार की पार्टी पर तुम गाजर खा रहे हो, जितनी खा सको खाओ, बागी बजाओ, इसमें रोना क्या धोना क्या? जब तुम्हारा वहां कुछ है ही नहीं तो किस अधिकार से दूसरे की पार्टी के मुखिया को गाली बकते हो? क्या बेवकूफी है? क्या लेना देना है? क्यों चर्चा करनी है? आपको चर्चा करनी चाहिए कि आपके 29 लाख टुकड़े के जिम्मेदार आप हो, इसमें काम होना चाहिए। आपको इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि दूसरे की पार्टी पे हम आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, उसके मुखिया कुछ कहें तो हमारी पार्टी क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं बनाते हैं, हमारा संघ क्यों नहीं है, या जो हमारी पार्टी है उसमें लोग क्यों नहीं आते हैं, या जो हमारी पार्टी है उसमें क्या कमी है? तब आपको समझ में आएगा। दूसरों के बारे में, दूसरों की दुकान के बारे में आपको कुछ भी कहना अपने ऊपर मुंह पे थूकने के बराबर है। कोई कहेगा तेरा क्या लेन देना भाई, पार्टी उसकी वो निकाले या रखे, तुम्हारा क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, पार्टी में दुकान के अंदर नौकर रहते हैं, पसंद आए रख लिए, नहीं है भागो यहां से। इसमें क्या बुरा मानना और क्या अच्छा मानना, और क्या इसमें दिमाग खराब करना और क्या इसमें इमोशनल करना? अगर दिमाग ही खराब करना है, मत्था ही मारना है, तो इस बात में मारो कि हमारा आज तक की संख्या में इकट्ठे होने का कार्यक्रम कितना आगे बढ़ा, कहां का अटकन है, कहां का परेशानी है, और ये दूसरे जो लोग हैं क्या ये हमें रोक रहे हैं? आप पाओगे कि दूसरे जो लोग हैं वो आपको इकट्ठा होने से नहीं रोकते। अगर वो आपको इकट्ठा होने से रोकते तो 20 लाख आप नागपुर में इकट्ठे हो गए, वहां आपको नहीं इकट्ठा होने देते, चारों तरफ मिलिट्री लग जाती, पुलिस लग जाती, पर वो आपको इकट्ठा होने से नहीं रोकते, वो संगठित होने से नहीं रोकते। ये संगठित होने से आपके लोग आपको रोक रहे हैं। आप देखो कि कितने सारे मोर्चे खुले हुए हैं और आप सारे मोर्चों की वाहवाह कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां जो नागपुर में जो वो हुआ है, अरेस्ट हुआ है, वो भी बहुत बढ़िया, देखो उसने टक्कर ली। उसने कोई टक्कर नहीं ली भाई, ना वो गया, पूरी नौटंकी हुई, पूरा नाटक हुआ। मैंने पहले बताया आपको, हम बहस करने को तैयार हैं, क्योंकि जो आदमी संघ में नहीं रहता है, अकेले रहता है, उसको तो पुलिस वाले आते हैं, उठाते हैं, फिर जमा करके चले जाते हैं, और अगले दिन एक पार्टी के मंच पे उसको टोपी पहना दी गई और वो पार्टी में शामिल हो गया, उस पार्टी की मंच पे गया जो पार्टी उसकी अपनी नहीं है। इन चीजों को देखो, इमोशनल अगर आप होगे तो मारे जाओगे। इसलिए संघ ये कहता है कि भाई यहां जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे तब तक जीतोगे नहीं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं वो भी ठीक कर रहा है, वो भी ठीक कर रहा है, वो भी ठीक कर रहा है, देखो वो पुलिस ने बुलाया, देखो वो जेल गया, देखो वो पुलिस ने उठा लिया, देखो उसको अरेस्ट कर लिया। इन इमोशंस के चक्कर में मत पड़ो, इन इमोशंस के चक्कर में पड़ोगे तो मर जाओगे। ये नेता एक्सपर्ट है इमोशन फैलाने में, पर इमोशन से कहीं कुछ नहीं मिलता। अगर इमोशन से मिलता होता तो बुद्ध बता के गए होते, सिखा के गए होते। क्या बाबा साहब ने कभी इमोशनल कार्ड खेला? कभी आपको कहा, कभी आपसे ये कहा कि भाई ये चीज ऐसे होगी वैसे होगी, ये कमजोर होकर कभी किया हो? और अगर बाबा साहब कहीं छड़े, क्योंकि वो महामानव थे, बुद्ध नहीं थे, पर बुद्ध के चक्कर में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुद्ध में तो एक ऐसा काला धब्बा नहीं मिलेगा आपको जो बुद्ध ने कभी आपको इमोशनली किया हो। इसलिए आप इस बात पे सोचो कि हमारी जो लखनऊ की संगति है, उस संगति में हमने मेहनत कितनी की, यहां से हमारा बेड़ा पार होगा। 310-15 लोग अभी तक वहां पर रजिस्टर्ड हुए हैं, 500 की आने की संभावना है, और 2000 की बात हुई थी कि 2000 आएंगे।
वहां डॉक्टर आर एस स्वामी का ट्रांसफर हो गया, काम रुक गया। पर एक डॉक्टर आर एस स्वामी के जाने से काम रुक जाए तो ये लखनऊ या आसपास के जितने भी लोग हैं उनके लिए तो ठीक नहीं है। दिल्ली के लोग और यूपी के लोग मेहनत कर रहे हैं, पर दूर वाले जितनी मेहनत कर ले उतना ठीक है, मगर सारी मेहनत पास वालों को करनी पड़ेगी। तो पुराने जितने स्पोक थे वो कहाँ गए, उनको ढूंढना चाहिए। अभी हमारे पास 2-3 दिन का टाइम है। 500 की संख्या वो बढ़ा रहे हैं, 600 की हो जाए, 700 की हो जाए तो बेहतर है। तो लखनऊ की संगति हर हालत में फिल पास होनी चाहिए। और इसको फिल करने के लिए लखनऊ के कई पुराने साथी जो इस बात के दुश्मन थे, जिनको समर संघ ने नेता नहीं बनाया, जिनको व्यक्तिवाद में उनको धकेल दिया, जिन्होंने व्यक्तिवाद किया उनको यहाँ प्रताड़ित किया गया कि भाई आप व्यक्तिवाद कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, यहाँ नहीं चलेगा, वो लोग विरोध में हैं। तो समर संघ का विरोध भी है, तो आपको विरोध भी झेलना है और आपको काम भी आगे बढ़ाना है। तो लखनऊ की संगति में फोकस करना चाहिए। जिन्होंने बुकिंग करा दी है वो जाएं और एक एक को साथ लेके जाएं, और जो लखनऊ के आसपास रह रहे हैं वो दिन रात फोन करें और प्रचार करें। प्रचार का तरीका बताया कि कैसे करना है। भाई हाथ से कागज पे लिखो और कागज का फोटो खींचो और पोस्ट कर दो, फलानी जगह संगति है, फलानी है, मैं आ रहा हूं, आप भी आइए। जो आपके लखनऊ के आसपास में रिश्तेदार हैं उनको फोन करके बोलो भाई वहां पहुंचो, वहां पहुंचना चाहिए। समर संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां सबका आने का लिए कोई निमंत्रण या आमंत्रण की जरूरत नहीं है। आप वीडियो नहीं बनाई अभी तक आपने एक भी, आप लखनऊ के बारे में वीडियो बनाओ, पर लखनऊ के बारे में वीडियो लखनऊ वाले बनाए, फिर संघ का फायदा क्या है? ये जितने और स्टेटों के लोग हैं, क्या रखा है वीडियो बनाने में? ऐसे मोबाइल उठाना है और रिकॉर्ड का बटन दबाना है, और रिकॉर्ड का बटन दबा के और सीधे सीधे बोल देना है लखनऊ में यहाँ हमारी समर संगति है, इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने फलाने फलाने आ रहे हैं, इस तारीख को है, इस जगह पर है, समर संघ की है, समर संघ में चंदा नहीं लिया जाता, समर संघ में कोई नेता नहीं हो, जो आप बोल सकते हो। इसमें नाश्ता, खाना और रहने का खर्चा 200 रुपए है। हर एक समर संघी अपना खर्चा देता है, हर एक समर संघी अपना आने जाने का खर्चा देता है। आपसे निवेदन है कि जितने भी वहां लोग हैं सब वहां आके आए और इसमें संगति में हिस्सा लें। इसको वीडियो बना के जाने में कौन सा पैसा लगता है? मैंने तो देखी नहीं कि अभी तक कोई वीडियो आई हो, ना आगरे की वीडियो आई, ना आपकी इधर की वीडियो आई। भाई वीडियो कौन बनाएगा? आप क्या सोच रहे हो कि वीडियो बनाने वाले को यहाँ बुलाया जाएगा? वो बुलाया जाएगा, वो 5,000 मांगेगा, वो 10,000 मांगेगा, फिर आप कहोगे कि इतना खर्चा कैसे हो गया, वैसे हो गया। वैसे भी समर संघ पैसा लेता नहीं, देता नहीं। पर जब आसान तरीका हमारे पास है, सिर्फ मोबाइल उठाना है, जो अंग्रेजी में बना सकता है वो अंग्रेजी में बना दे, जो उर्दू में बना सकता है उर्दू में बना दे, जो हिंदी बना सकता है बना दे, जो जहां बैठा है वहां बना दे। अगर कोई इंग्लैंड में बैठा है तो इंग्लैंड में बना दे। ये तो पूरी दुनिया में चलती है। अगर कोई लखीमपुर में बैठा है तो वहां बना दे, कोई दिल्ली में बैठा है तो वहां बना दे, कोई पोस्ट बना दे। इसमें कहां पैसे लगते हैं? पर आप तो दुनियादारी और नेशनल इंटरनेशनल चीजों में और उन बातों में उलझे हुए हो। आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आती नहीं है। कितनी बार बताया था कि जब तक प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो जीत नहीं पाओगे। और प्रचार प्रसार का खेल देखो आप, प्रचार प्रसार का खेल बता रहा हूं आपको कि एक जरा सी बात पकड़ी 22 प्रतिज्ञा में, और जो सच है और उसकी 3 प्रतिज्ञा लेके और पूरे गुजरात में छाप दी और लगा दी। और कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ये प्रतिज्ञा किसकी है, कहाँ है, कैसे नहीं है। बस दुष्प्रचार हो या प्रचार हो, जो प्रचार करता है वो जीतता है। और ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जब तक आप अपना खुद का प्रचार नहीं करोगे। एक आपके पास में ग्रंथ आ गया है जिसको समण ग्रंथ बोलते हैं, वो 13 रुपए 60 पैसे का है। आप 13 रुपए 60 पैसे में उसको मंगाइए, जब मंगाएंगे तो 15 रुपए का पड़ेगा। पर जब तक आप उसे मंगा के लोगों को देंगे नहीं, दिवाली आ रही है, दिवाली पे घर घर एक एक बांट दीजिए, 1000 रुपए इसी के नाम के सही। जो 15 रुपए दे दे आपको ठीक है, अगर ना दे तो आप ये मान के चलो कि दिवाली पे इतने सारे लोग बांटते हैं, लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी पूजा। आपको अपनी समण पूजा दिखाई नहीं देती? कौन इस आइडिया को बताएगा कि आपको दिवाली में घर घर जाके समण ग्रंथ बांटना चाहिए? और इसको तो 10-20 जेब में वैसे रखो। पान खा के थूकता है आदि 15 रुपए का निकल जाता है। अगर एक किताब आपकी 15 रुपए की 13.5 रुपए की चली गई, एक काम हो गया, सैकड़ों आदमी पढ़ते हैं, तो समर संघ की आइडियोलॉजी जाएगी, तो हमारे बचने का रास्ता बचेगा। तो हाथ से लिखो हैंडबिल हाथ से लिखो और उसका फोटो कॉपी कराओ। किसी दफ्तर में अगर फोटो स्टेट मिल जाता है फ्री का, किसी को दे दो कि मेरी 20 कॉपी फोटो इसकी कर ला। हाथ से लिखो और हाथ से लाके फोटो कॉपी बांट दो। कौन सा पैसा लगता है इसके अंदर? कहीं कोई दीवार है उस पर अगर तुम कॉलम से लिख सकते हो, भाई किस कर सकते हो, लिखो। ये चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। हमारे पास में बजट और पैसे नहीं है। हम कोई करोड़पति अरबपति नहीं है। हम कहीं लोगों से पैसे नहीं ले देते हैं।
हमारे पास सिर्फ जनसंख्या है और जनसंख्या ही हमारी बल है और यही हमारी पूंजी है और इसी का इस्तेमाल करना है। तो इंतजार किसका करते हो? अगर आप इसी सब का इंतजार करते रहोगे तो अपने मरने का इंतजार कर रहे हो आप। क्योंकि जिसका प्रचार नहीं, जिसका प्रसार नहीं, उसकी कितनी अच्छी बात हो वो नहीं चलेगी। और जिसका प्रचार प्रसार होता है तो वो आपकी 22 प्रतिज्ञा को भी झूठा कर देता है। प्रचार प्रसार में इतनी ताकत होती है, इसलिए प्रचार प्रसार में उतरिए और लोगों को हर समय नए नए आईडी के साथ में प्रचार प्रसार कीजिए। जगह जगह आजकल डिजिटल प्रेस बन गई है। ये डिजिटल प्रेस पे आप कंप्यूटर पे कोई भी चीज ले लो, हम दे देंगे आपको या कोई और दे देगा और जाके छपवा लो। 10-11 रुपए में स्टिकर बनता है और एक स्टिकर के 2 हिस्से हो जाते हैं। 5-5.5 रुपए में स्टिकर बनता है। अगर आप बड़ा स्टिकर भी बनवाओगे तो 10-11 रुपए का है। अगर 10 स्टिकर आपने छपवा लिए तो 100-125 रुपए के हैं। और 10 बुद्ध विहारों में जाके चिपकाई आए, अम्बेडकर भवन में जाके चिपकाई आए तो सैकड़ों आदमी पड़ता है वहां पर, हर संडे को आदमी आता है। कितना सस्ता प्रचार है। पर इसे भी आप नहीं करोगे तो कौन करेगा इसे? आपके पास में पूरे देश में एक साथ एक होर्डिंग लगवाने के लिए 100 करोड़ रुपए नहीं है। 100 करोड़ रुपए लगता है अगर पूरे देश में एक होर्डिंग लगे। अभी महाकाल का जो उज्जैन का जो लोकार्पण हुआ है, हर जगह उसके वो लगे हैं, फ्लैक्स लगे हैं। वो सरकारी पैसे लगते हैं। हमारे पास नहीं है सरकारी पैसे, हमारे पास अपना पैसा है। पर पैसा हम फालतू भी खर्च ना करें, पर प्रचार कर सकते हैं। फेसबुक पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो 16 अक्टूबर की मीटिंग की अगर आपने जम के प्रचार कर दी होती तो ये संख्या 2000 हो गई होती। पर यहां दुनिया भर की फिलॉसफी करा लो, मगर जो काम करने का वो काम नहीं करना है तो फिर मरने का इंतजार करो। आपको कोई नहीं बचा सकता। आज के समय का जो युद्ध है वो प्रचार का युद्ध है, डंडे लाठी और बंदूक का युद्ध नहीं है। ये एक दूसरे को गाली बक के या दूसरे आदमी की कमियां निकाल के या अपने विरोधियों की ये करके कि तो ऐसा या वैसा आप उनका प्रचार करते हो। अपना प्रचार कहाँ किया? यहाँ जो आप कंसेप्ट बोलते हो उस कंसेप्ट में एक बार नहीं बताते कि हमको क्या प्रचार करना है, क्या नहीं करना है। तो प्रचार होगा कैसे? कौन करने आएगा प्रचार? कोई विरोधी तो करने आएगा नहीं। तो इसको समझो। अभी आगे आने वाली जो संगतियां हैं वो इतनी जबरदस्त संगतियां हैं। आपकी संकिसा के अंदर बहुत बढ़िया संगति है, उसका प्रचार नहीं करते आप लोग। ये इतना बढ़िया आपका टूरिज्म है कि 2 दिन 600 रुपए में आप 2 दिन घूम कर रह के खा के पी के आओगे। इतनी बढ़िया जगह है वो, पर उसका प्रचार नहीं करते। कौन प्रचार करेगा? और प्रचार के साथ साथ आपने बुकिंग करानी पड़ेगी। तू भी चल भाई, तू भी चल, तू भी। जब तक पढ़ के लेके आओगे नहीं आदमी को, आदमी की समझ में नहीं आएगा। चल घूमने के बहाने ही आके देखेगा 1000 आदमी वहां बैठे हुए तो थोड़ी बुद्धि में आएगी, बात समझेगी। उसके बाद संकिसा की, उसके बाद कौसाम्बी की मीटिंग आ रही है। कौसाम्बी की मीटिंग में जो जाना चाहे, अच्छी जगह है कौसाम्बी, वहां जाना चाहिए। थोड़ा घूमना हो जाएगा, फिरना हो जाएगा। इसके बाद में संगति आ रही है 25 दिसंबर की। जो संगति है वो प्रोफेशनल्स की है। 300 सीटें उसके अंदर। आप अपनी सीट बुक करा लो उसमें। 300 प्रोफेशनल्स हैं, जिसको जो करानी है सबके लिए ओपन है। वो यहाँ IISc में थोड़ी महंगी होगी क्योंकि उसमें खाना बाहर से आएगा और वो थोड़ा खाना महंगा है IISc, क्योंकि वो जगह भी बढ़िया है, वहां ऑडिटोरियम है। और नागपुर के अंदर जो 6, 7, 8 जनवरी का जो 3 दिन का सेशन है वो बहुत कमाल का रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे संगठन भी आ रहे हैं। तो उसकी जो बुकिंग करा सकता है वो करा के रख ले अपने पास। पर होना चाहिए संघी, क्योंकि उसमें कंडीशन है कि उसमें संघी आ सकता है। तो सारे के सारे जितने भी ये हमारे काम चल रहे हैं, और 12 फरवरी का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम तेजी स्पीड से हो गया है और उसमें अब बुकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि 310 रुपए उसमें लेने हैं और उसके लिए बाहर से भी लोग आने वाले हैं। तो हमारा काम अपने काम पे फोकस करना है। दूसरे का एनालिसिस करने से हमारा टाइम खराब होता है। दूसरे के बारे में हमें प्रश्न पूछने चाहिए, पर इमोशनल नहीं होना चाहिए। अगर आप बुद्ध की क्रांति को ध्यान से देखोगे, और देखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की क्रांति में अपना ही काम होता था। कितने भिक्खु कहाँ जा रहे हैं, कौन से भिक्खु कहाँ प्रचार कर रहे हैं, कौन से भिक्खु कहाँ से लौट के आए, उनकी क्या समस्या है, उनके पास चीवर है या नहीं है, उनके पास पात्र है या नहीं है, कोई थका तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। अच्छा, कोई प्रश्न आया तो उस प्रश्न का जवाब क्या है, क्या नहीं है, उसको सीख लें, उसको जान लें। अच्छा, 3 महीने सब एक साथ रुक के अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे, फिर आगे जाएंगे। वो कभी इधर उधर की बात नहीं करते थे, जानकारी सारी रखते थे, पर ना तो इमोशनल होते थे और ना ही वो उसमें टाइम खराब करते थे। इसलिए वो सफल हुए। दुनिया में अगर व्यक्तियों में कोई व्यक्ति सफल माना जाता है तो वो बुद्धि सफल माने जाते हैं, क्योंकि वो पूरा काम बहुत बढ़िया तरीके से पॉजिटिव और अपना ही काम करते थे। हमारे लोग अपना काम करना सीखते नहीं, फालतू की बातों में, और हमारे लोगों को फालतू की बातों में लगाते रहते हैं। इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। 70-75 सालों में हम फालतू में दिमाग लगा रहे हैं, औरों की बातों में उलझे हुए हैं, औरों की बातों में लगे हुए हैं। इसलिए हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अगर हमने अपना ही काम किया होता और अपने ही काम में लगे होते
और अपने ही लोगों से प्रश्न पूछे होते और अपने ही लोगों को इकट्ठा करे होते तो हमें कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ती नहीं। ये बात इतनी स्पष्ट और इतनी छोटी है कि इसको समझाने के लिए बार बार बच्चों की तरह, मास्टर की तरह बताना पड़ता है, तो अजीब सा लगता है। इसलिए इसको करें। बुद्ध खुद कहते हैं कि प्रेजेंट में बोलना चाहिए, प्रेजेंट में करना चाहिए, पर हमारे आदमी तो पास्ट में या फ्यूचर में जाते हैं। या तो पिछली बातों को रोएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, या जो हुई नहीं है, हम जो हाइपोथेटिकल है, जो होने वाली बातें उसमें रोएंगे। पर उस क्रांतिकारी को नहीं देखते जिसने ये कहा था कि हमको प्रेजेंट में रहना चाहिए और प्रेजेंट की बातें करनी चाहिए और प्रेजेंट में सारे काम करने चाहिए, तब हम जीतेंगे। पर उसको कोई करता नहीं। या तो पीछे की करेंगे या आगे की करेंगे, उसमें टाइम फालतू होता है, उससे कुछ नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं होता उससे। तो प्रेजेंट की बात यह है कि हमारी स्थिति खराब है। प्रेजेंट की बात यह है कि इस स्थिति खराब को देखते हुए बहुत सारे लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं कि वो कर लेंगे। यानी व्यक्तियों को ये अहम और वहम हो गया है कि वो पूरे के पूरे समाज को इकट्ठे कर लेंगे और समाज उनको मुखिया बना के रखेगा। ये मुखिया बनने की जो अंदर की इच्छा है इतनी बारीक है कि आदमी बाहर से रोने की एक्टिंग करता है और अंदर से मुखिया बनने का काम करता है। एक एक आदमी का एक्ट बता देता है कि वो मुखिया बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। उसका काम बता देता है, उसकी चाल बता देती है, उसकी ढाल बता देती है। जब कोई व्यक्ति निर्णय सामूहिक ना ले और अकेले ले, इसका मतलब वो मुखिया बन रहा है। जब कोई व्यक्ति मैं करे कि मैं ये कर दूंगा, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, मेरा ये, मेरा मैं, जब मैं करना शुरू कर जाए, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर मैं। आप स्टेटमेंट देखो लोगों की, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लोग मैं करते रहते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा समाज मेरे साथ है, मेरा ये, मेरा मेरे। अरे मैं और मेरे में रहोगे क्या? हम और हमारे में नहीं आओगे कभी। तो आवाज से पता चल जाता है, स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। चेहरे से पता चल जाता है कि इसका क्या चला गया, इसका क्या आता है। इन सबको सीखो भाई, वरना हम मारे जाएंगे। इसलिए ये संघ है, इसलिए यहां व्यक्तियों को अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि संविधान भी व्यक्ति को नहीं पहचानता। ये ध्यान रखना, संविधान कोई व्यक्ति कितना भी मजबूत हो, लास्ट में हारता ही हारता है। सारे देखो, आज के समय आप देख लो कि आपकी जो राजनीतिक पार्टी सबसे मजबूत कौन सी है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। जो पहले लोग थे वो भी कुछ नहीं कर सकते। व्यक्ति नहीं कर सकते कुछ भी। ये 100% सच है। और जो व्यक्ति अकेला चलेगा उसको ये अहम और वहम हो जाता है कि लोग उसके साथ चलेंगे और अब बस बेड़ा पार होने वाला है। ऐसे बेड़ा पार नहीं होता। एक व्यक्ति आगे चले, उसके साथ सारे चले, वो अपने मतलब से चलते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। व्यक्ति थक जाता है, बाद में या तो बिक जाता है या मर जाता है या खप जाता है, और हम और पीछे हो जाते हैं। हमारी जीत पहली और आखिरी, यानी जब भी होगी, वो संघ के द्वारा ही होगी। व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकती किसी भी हालत में, क्योंकि व्यक्ति बहुत तेजी से खत्म हो जाते हैं। उनको मरना ही होता है। या तो बीमार होंगे या बिकेंगे, या वो लंगड़े हो जाएंगे, या वो बदल जाएंगे, या वो थक जाएंगे, या उनको पैरालिसिस हो जाएगा, या वो मारे जाएंगे, या उनके एक्सीडेंट हो जाएंगे, या वो बूढ़े हो जाएंगे, या वो अपने परिवार में चले जाएंगे। कुछ भी होगा, पर वो हमारी मूवमेंट खत्म हो जाती है। हर बार ऐसा हुआ है, इसको आजमाने की जरूरत नहीं है। संघ की जो मूवमेंट है वो कभी नहीं मरती। संघ में व्यक्ति मरते हैं, संघ नहीं मरता। व्यक्ति आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए इसको दिमाग में बैठा लो कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही सैक्रिफाइस करे, चाहे वो फांसी लगा के मरने को तैयार रहे, पर जब तक वो संघ में नहीं आएगा, या जब तक वो संघ उसको नहीं कहेगा कि इसका साथ देना है, तब तक नहीं देना है। क्योंकि व्यक्ति की गारंटी में आप क्या करोगे? व्यक्ति तो भाग जाएगा, फिर किससे गारंटी लोगे? पर संघ वहीं रहता है तो संघ की गारंटी पूरी होती है। इसलिए लोग मुकाबला कर रहे हैं संघ से, और खुद व्यक्तिवाद में उनका मुकाबला कर रहे हैं। यानी कि व्यक्ति चल रहा है किसी और के संघ से मुकाबला लेने के लिए। कैसे कर लेगा भाई? और आपके समाज में और हमारे समाज में, और ये जो समणों का समाज है, इस समाज के अंदर आप देखोगे कि व्यक्ति बहुत आ गए हैं और सारे व्यक्ति दावा कर रहे हैं कि वही करेंगे कल्याण। अरे वो कैसे कल्याण करेंगे भाई? जब तुम इकट्ठे नहीं हो सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो कल्याण कैसे होगा? कल्याण तो जब होगा जब सारे इकट्ठे होंगे, फिर चाहे कोई व्यक्ति हो या ना हो। यही संघ का सिद्धांत है। यही सीखना है हमें चींटियों से कि एक अगर दाना पड़ा हुआ है चींटी का, भारी दाना है, तो उसको एक चींटी नहीं उठा सकती, पर सारी मिलकर उठा लेती हैं और सारी मिलकर प्यार से खाती हैं। ये संघ का सिद्धांत है। चीनी बहुत पड़ी हुई है, आप इकट्ठे हो जाओ, खाओ आराम से सारे सारे, कोई समस्या नहीं है। पर आप अगर टिड्डों की तरह आपस में लड़ोगे
और खाओगे नहीं तो चीनी कोई और ले जाएगा और आप लड़ते रहना, फिर कोई फायदा नहीं है। तो चींटियों से सीखना चाहिए संघ को, कैसा संघ होता है। और ये जो 16 तारीख की मीटिंग है, सिर्फ कै दिन रह गए हमारे पास में? कल हमारा वीरवार है, फिर फ्राइडे, फिर 3 दिन रह गए हमारे पास में। 3 दिन में काया पलट सकती है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ 178 लोग हैं। अगर 178 लोग ये प्रण कर लें कि सिर्फ एक एक आदमी और जोड़ना है, तो ये संख्या 1000 हो जाएगी। इस काम में थोड़ा लग जाओ, क्योंकि संघ का यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपकी संगतियां खत्म हो गई तो संघ खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि संगतियां जो होती हैं वो संघ का पैमाना होती हैं। अगर संगतियां कमजोर पड़ेंगी हमारी, तो जितनी संगति कमजोर पड़ेंगी संघ उतना कमजोर होता चला जाएगा। हालांकि दिल्ली वाली संगति में बहुत लोग तेजी से आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं, पर लखनऊ वाली संगति भी बहुत हमारी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दूर की है और वो प्रदेश की है, उसमें थोड़ी ताकत लगानी चाहिए, जान लगानी चाहिए। और जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं कराया वो अब तक करा लें और वहां पहुंचे। संघं नमामि। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।